नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं। विश्व के प्रादेशिक भूगोल की श्रृंखला में यह 14वां पार्ट है। इसमें हम एशिया महाद्वीप का प्रादेशिक अध्ययन कर रहे हैं और एशिया महाद्वीप के प्रादेशिक अध्ययन में हम एशिया महाद्वीप के उच्चावचों के बारे में पढ़ रहे थे और एशिया महाद्वीप के उच्चावचों में हम जो एशिया महाद्वीप की मुख्य नदियां या जो उसका ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, यानी एशिया महाद्वीप के अपवाह तंत्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। तो अपवाह तंत्र में हम एशिया महाद्वीप की जो मुख्य नदियां हैं, जो कि एशिया महाद्वीप में जल यह सुविधा प्रदान करती है, सिंचाई के लिए सुविधा प्रदान करती हैं, इसके अतिरिक्त परिवहन यानी जल परिवहन की सुविधा भी प्रदान करती हैं, यानी मुख्य नदियां जो एशिया महाद्वीप की हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एशिया महाद्वीप की अगर हम बड़ी नदियों की बात करें तो लगभग जो सबसे बड़ी 10 से 12 नदियां जो एशिया विश्व की हैं उनमें से लगभग क्या है 7 जो नदियां हैं वो एशिया महाद्वीप में पाई जाती हैं। अब एशिया महाद्वीप की जो अपवाह तंत्र है उसको हमने पढ़ा था, अलग अलग भागों में बांटा हुआ है, यानी 5 भागों में एशिया महाद्वीप के अपवाह तंत्र को बांटा गया है। क्योंकि एशिया महाद्वीप में जैसे उत्तर में आर्कटिक महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है और पूर्व में प्रशांत महासागर है, इधर भूमध्य सागर है, पश्चिम की तरफ चले जाएं तो इनमें क्या है अलग अलग अपवाह तंत्र का निर्माण हुआ है, जिनमें कुछ एक नदियां ऐसी भी हैं जो किसी भी महासागर में न गिर करके आंतरिक रूप से जो छोटी झीलें या जलीय भाग हैं उनमें समाहित हो जाती हैं, तो उससे आंतरिक अपवाह का भी निर्माण होता है। तो इस प्रकार हमने देखा था कि अपवाह तंत्र जो एशिया का है उसको 5 भागों में बांटा गया है। पहला आर्कटिक अपवाह तंत्र, फिर प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र, हिंद महासागरीय अपवाह तंत्र, उसके बाद भूमध्य सागरीय अपवाह तंत्र और उसके बाद आता है आंतरिक अपवाह तंत्र। तो सबसे पहले हम जो आर्कटिक महासागरीय या आर्कटिक सागर वाला जो अपवाह तंत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, आर्कटिक महासागरीय अपवाह, आर्कटिक ओशियन ड्रेनेज सिस्टम या आर्कटिक ओशियन ड्रेनेज, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आर्कटिक महासागर जैसे कि हम देख रहे हैं एशिया का जो उत्तरी भाग है, ये जो भाग है ये किसके साथ लगता है, आर्कटिक महासागर के साथ लगता है। आर्कटिक महासागर है वो कैसा है, एक शीत या ठंडा प्रदेश है, यानी जिसमें क्या है शीत ऋतु तो विशेषतः क्या है ये पूर्णतः लगभग जमा ही रहता है क्योंकि ध्रुव के नज़दीक होने के कारण। अब इस भाग में मुख्यतः जो नदियाँ हैं वो क्या है, जो एशिया या साइबेरिया रसिया का जो भाग है यानी रूस का जो मध्य या दक्षिणी जो भाग है उस क्षेत्र से निकल करके और ये उत्तर की तरफ बहती हैं। जैसे हम उत्तरी की निम्न भूमि के बारे में पढ़ रहे थे तो एशिया का जो उत्तरी भाग है यानी साइबेरिया का जो मैदानी भाग है, साइबेरिया का पश्चिमी मैदान, मध्य मैदान, ये जो भाग हैं इसमें से जो नदियाँ निकलती हैं वो कौन सी दिशा की तरफ जाती हैं, उत्तर की तरफ, क्योंकि इसका ढाल है वो उत्तर की तरफ मंद ढाल है, इसलिए यहाँ से जो नदियाँ इस क्षेत्र से निकलेंगी वो कहाँ जाएंगी, उत्तर की तरफ, यानी आर्कटिक सागर की तरफ वो जाती हैं और आर्कटिक सागर के जो हिस्से हैं उनमें जा कर के वो मिल जाती हैं। तो आर्कटिक अपवाह तंत्र में विशेषतः जो नदियाँ मध्य जो रूस या एशिया का जो उत्तरी भाग है उसमें से जो निकलती हैं वो सब आर्कटिक महासागर में जा कर के गिरती हैं। तो इसमें जो मुख्यतः नदियां सम्मिलित होती हैं वो रूस जो देश हैं उसकी जो नदियां हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। इनमें मुख्यतः सबसे पहले जो नदी आती है वह है ओब। ओब जो नदी है वह क्या है,
इस क्षेत्र में जो अल्ताई रीजन है वहाँ से उसका उद्गम होता है, यानी रूस के अल्ताई प्रदेश से इसका उद्गम होता है। ओब नदी का उद्गम कहाँ है? अल्ताई प्रदेश। अल्ताई प्रदेश से निकल करके यह क्या है, उत्तर की तरफ, इस क्षेत्र से उत्तर की तरफ क्या है, बहती है। अब उत्तर की तरफ बहते हुए ये कहाँ गिर जाती है? आर्कटिक सागर का ही हिस्सा है जिसको क्या है, ओब की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो मुहाना इसका कहाँ पर हो जाता है? मुहाना आर्कटिक महासागर हिस्सा है जिसको क्या कहते हैं, ओब की खाड़ी, यानी इसका मुहाना जो है वो ओब की खाड़ी में है। ये जो नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा था कि उत्तरी निम्न भूमि से जो नदियां प्रवाहित होती हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, क्योंकि इनका उत्तरी भाग जो है, डेल्टा जहाँ पर इनका निर्माण होना चाहिए था, वहाँ पर ये किसका निर्माण कर रही हैं? जवर नदमुख। क्योंकि शीत ऋतु में तो लगभग इनके मुहाने वाला जो क्षेत्र है वो जम जाता है, जिससे क्या है, जल है वो आगे नहीं जा सकता। आगे नहीं जाने के कारण ये रास्ते के कुछ क्षेत्रों में वो क्या है, फैल जाता है, जिससे उत्तरी जो निम्न भूमि है उसमें दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है, यानी दलदल उस क्षेत्र में बन जाते हैं। अब ये जो नदी है, यह जो अगर हम अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से देखें, यानी इसके बेसिन साइज की दृष्टि से देखें, तो विश्व की जो 10 प्रमुख बड़ी नदियां हैं उनमें अपना स्थान रखती है। और इस नदी की जो औसत लंबाई है वह लगभग 3800 किलोमीटर के आसपास है। लंबाई इसकी 3880 किलोमीटर, ये इसकी लगभग लंबाई है। तो इसका बेसिन साइज है, यानी इसका जो बेसिन का क्षेत्र है उसके हिसाब से देखें तो ये विश्व की प्रमुख जो बड़ी नदियां हैं उसमें सम्मिलित होती हैं। और लगभग 29 लाख के आसपास वर्ग किलोमीटर में, लगभग 29 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, बेसिन क्षेत्र। तो लगभग क्या है, 29 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका बेसिन है वो फैला हुआ है। 29,72,497 वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं। 29 लाख तो 29,72,497 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इस नदी का बेसिन फैला हुआ है। तो बेसिन के हिसाब से देखें तो इसका जो बेसिन क्षेत्र है वह काफ़ी बड़ा है। तो ये जो है ओब नदी जो है वो अल्ताई प्रदेश से निकल करके, यानी इस क्षेत्र से निकलते हुए यहाँ जो ये भाग दिखाई दे रहा है, यानी इसको क्या कहते हैं, ओब की खाड़ी, जो कि आर्कटिक महासागर से जुड़ी हुई है। तो इस तरह से ये निकलते हुए यहाँ पर गिर जाती है आर्कटिक महासागर या ओब की जो खाड़ी है उसमें ये गिर जाती हैं। इसमें दो नदियाँ इसिम और इर्टिस आकर के मिलती हैं। इसिम और इर्टिस हैं वो इसकी सहायक नदियां हैं। इसिम और इर्टिस हैं वो छोटी सहायक नदियां इसकी हैं जो इसमें आकर के मिलती हैं, और उसके बाद ये नदी आगे जाकर के ओब की खाड़ी में, आर्कटिक सागर में, आर्कटिक महासागर है उसमें यह गिर जाती है। तो ये जो क्षेत्र है, यानी पश्चिमी साइबेरिया का जो मैदान है उसमें से बह करके ये जाती है। इनके जो बेसिन क्षेत्र हैं वो लगभग क्या है, बर्फ़ उनमें जमी रहती है। लगभग वर्ष के अधिकांश समय में उनमें बर्फ़ जमी रहती है। ये जो उत्तरी या आर्कटिक महासागरीय अपवाह की जितनी भी नदियां हैं उनका बेसिन क्षेत्र है वो लगभग वर्ष भर है वो बर्फ़ से ढका रहता है। इसलिए इनके बेसिन क्षेत्र का ज़्यादा महत्व नहीं है। व्यापारिक दृष्टि से या अन्य जो महत्व हम देखें, परिवहन की दृष्टि से देखें तो इनका ज़्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि इनका मुआना अधिकांश वर्ष में क्या है, जमा रहता है। और इनके उत्तरी क्षेत्र हैं वो उनमें बड़े बड़े जो दलदल हैं उनका निर्माण हुआ है। तो ये पहली नदी हो गई उत्तरी अपवाह या आर्कटिक महासागरीय अपवाह तंत्र की, जिसका जो है ओब अल्ताई प्रदेश से निकलती है, ओब की खाड़ी में गिरती है। लंबाई इसकी 3,880 किलोमीटर, और इसका जो बेसिन क्षेत्र है वह 29,72,497 वर्ग किलोमीटर के आसपास
है। अब इसमें दूसरी जो मुख्य नदी आती है वह है येनेसी। हम इस क्षेत्र से यानी पश्चिम से इसमें पूर्व की तरफ जाएंगे। सबसे पहले ओब, फिर येनेसी और उसके बाद में लीना। इस तरह से यहाँ नदियों का जो विस्तार हुआ है, बेसिनों का विस्तार हुआ है। तो दूसरी जो नदी है वह है येनेसी। येनेसी नदी। अब येनेसी नदी भी जो ओब नदी है उसी की तरह से आगे उससे थोड़ा सा हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ से निकल करके ये उत्तर की ओर जा करके लाप्तेव सागर जो है उसमें गिर जाती है। यानी इस क्षेत्र से निकलती है और आगे जा करके इस क्षेत्र में आर्कटिक महासागर का ही हिस्सा है लाप्तेव सागर, और उसी में इसका मिलन या विलीनीय हो जाती है। यानी जो ओब की खाड़ी है उससे थोड़ा सा आगे वाला ये जो क्षेत्र है, यहाँ ओब की खाड़ी इस क्षेत्र से ये निकलती है। सयान पर्वत जो मंगोलिया के नज़दीक स्थित है वहाँ से निकल करके यहाँ यह प्रवेश कर जाती है। तो इसका उद्गम कहाँ है? येनिसी नदी का उद्गम है वह है सयान पर्वत, और ये मंगोलिया के नज़दीक स्थित है सयान पर्वत। इसके और भी नाम दिए हुए हो सकते हैं, मंगोलिया के समीप, यानी मंगोलिया के नज़दीक वाला जो क्षेत्र है वहाँ से ये निकलती है। इस क्षेत्र से निकल करके उत्तर की तरफ आर्कटिक सागर महासागरीय जो नदियाँ हैं उनका अपवाह कहाँ, दक्षिण से उत्तर की तरफ वो नदियाँ आगे बढ़ती हैं। इसका मुहाना मुख्य है आर्कटिक महासागर, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ से इस जगह पर, और आर्कटिक महासागर इसका हिस्सा है लाप्तेव या लाप्टेव भी लिखा हुआ मिल सकता है, लाप्तेव सागर। लाप्तेव सागर में जाकर के यह मिलती है। तो इसका उद्गम है सयान पर्वत मंगोलिया के समीप स्थित है। उसके बाद इसका मुहाना जो है वो आर्कटिक महासागर में है। यह नदी भी क्या है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती, जवर्नद मुख का निर्माण करती है। उत्तरी भाग इसका भी शीत ऋतु में अधिकांश वर्ष में क्या है, जमा रहता है, क्योंकि ये ठंडा प्रदेश है और आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर जल भरने से दलदल का निर्माण हो जाता है। तो यह भी जवर्नद मुख का निर्माण करती है, न कि डेल्टा का। इस नदी की जो औसत लंबाई है वह 3300 किलोमीटर के आसपास है। इसकी लंबाई 3354 किलोमीटर। तो 3354 किलोमीटर इसकी लंबाई है। साइबेरिया वाला क्षेत्र है, यानी उत्तरी रूस वाला जो भाग है उसी में यह इसका उद्गम होता है, और उत्तरी आर्कटिक सागर जो है उसमें जाकर के ये गिर जाती है। अब इसके अगर हम अपवाह क्षेत्र की बात करें तो लगभग ये जो बेसिन साइज इसका है वो 25,80,000 वर्ग किलोमीटर है। बेसिन क्षेत्र या बेसिन साइज जो है वह है 25,80,000 वर्ग किलोमीटर। तो इसका बेसिन है वो इस क्षेत्र में फैला हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो आर्कटिक महासागरीय नदियां हैं इनके बेसिन का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि लगभग उसमें अधिकांश वर्ष में बर्फ़ जमी रहती है, और उससे बर्फ़ से नीचे यानी दक्षिण की तरफ हम आएँ तो उस क्षेत्र में जल भरने से दलदल का निर्माण हो जाता है। तो ज़्यादा उपयोगी नहीं है व्यापारिक दृष्टि से या परिवहन की दृष्टि से, इनका ज़्यादा महत्व नहीं है। अब इसके अलावा ये दो नदियाँ होगी, येनिसी नदी सयान पर्वत, मुहाना आर्कटिक सागर लाप्तेव सागर में जाकर के गिर जाती है। लंबाई इसकी है 3,354 किलोमीटर, और बेसिन क्षेत्र इसका है 25,80,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास। अब इससे हम पूर्व की ओर बढ़ें तो जो नदी आती है वह है लीना। आर्कटिक महासागरीय अपवाह में 3 ही नदियां मुख्य हैं, ओब, येनिसी और लीना। यह भी साइबेरिया क्षेत्र की नदी है। लीना
उद्गम है इस नदी का बेकाल पर्वत। बेकाल पर्वत से निकलती है। बेकाल पर्वत जो है वह जो बेकाल झील का उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है उस हिस्से में क्या है स्थित है। यानी ये जो क्षेत्र है यहाँ से लगभग इस नदी का उद्गम होता है और यहाँ से ये उत्तर की तरफ जाती है। तो इसका उद्गम है वह बेकाल पर्वत है और बेकाल पर्वत जो है वो बेकाल झील के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। और यह नदी जो है वो आगे जाकर के मैंने पिछले में लाप्तेव सागर बता दिया था। जो येनेसी नदी है वो लाप्तेव सागर में नहीं गिरती, वह आर्कटिक सागर में गिरती है। और लीना नदी है वह लाप्तेव सागर में गिरती है। मुहाना इसका है लाप्तेव सागर। थोड़ा सा करेक्शन है वहाँ पर, क्योंकि जो येनेसी नदी है वह क्या है मंगोलिया का सयान पर्वत है उससे निकल करके आर्कटिक सागर में गिर जाती है। और ये क्या आर्कटिक सागर का जो हिस्सा है लाप्तेव सागर उसमें जाकर के गिरती है येनेसी नदी। येनेसी नदी है वो लाप्तेव सागर में गिरती है। यानी ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर येनेसी नदी लाप्तेव सागर, लाप्तेव सागर वाला जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में आकर के गिरती है। लीना है वह यहाँ जो ओबे की खाड़ी से अगर हम पूर्व की तरफ थोड़ा सा चलते हैं तो आर्कटिक सागर में जाकर के गिरती है। और जो लीना नदी है यानी येनेसी का तो आर्कटिक सागर हो गया और लीना नदी का जो मुहाना है वह लाप्तेव सागर है। हिस्सा हालांकि ये किसका है आर्कटिक सागर का। तो थोड़ा सा करेक्शन है वहाँ पर, लाप्तेव सागर मुहाना है वो लीना नदी का है। अब ये जो नदी है इसकी लंबाई जो है लगभग 4220 किलोमीटर के आसपास है। लंबाई 4220 किलोमीटर। 4220 किलोमीटर उत्तर की तरफ ये बहती है। इसी के मुहाने के साथ वही है उत्तरी भाग इसका जमा रहता है, जिसके कारण इसके मुहाने से दक्षिण की तरफ थोड़ा सा हम चलें तो दलदलीय भूमि का विकास हुआ है। अब ये बेकाल पर्वत से निकल करके लाप्तेव सागर में गिरती है और इसकी जो बेसिन साइज है वो लगभग 24,90,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। बेसिन क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में 24,90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका जो बेसिन क्षेत्र है वो फैला हुआ है। तो इस तरह से जो मुख्य नदियां थी उनमें 3 नदियां सम्मिलित हैं। पहली नदी है ओबे जो कि ओबे की खाड़ी में गिरती है, और दूसरी नदी है येनेसी जो कि आर्कटिक सागर में गिर जाती है, और तीसरी नदी है वो है लीना जो कि लाप्तेव सागर में गिरती हैं। तो आर्कटिक की मुख्य जो 3 नदियां हैं ओब, येनेसी और लीना, ये इसकी 3 मुख्य नदियां हैं। इनके अतिरिक्त क्या है इनकी जो सहायक नदियां हैं या छोटी छोटी जो और अन्य नदियां भी इसमें हैं, जैसे इंडी गिरिका, कोलिमा, ये अन्य याना, ये अन्य नदियां हैं। यानी मुख्य नदियां ये 3 हैं। इसके अलावा ये छोटी नदियां हैं जो कि आर्कटिक महासागरीय अपवाह में सम्मिलित की जाती हैं या सम्मिलित होती हैं। ये मुख्य नदियां हैं। और लगभग जो ये 3 नदी हमने जो पहली पढ़ी ये ऐसी नदियां हैं जो विश्व की सबसे बड़ी जो नदियां हैं उनमें गिनी जाती हैं और एशिया की मुख्य नदियों में सम्मिलित है। लेकिन इनका आर्थिक महत्व ज़्यादा नहीं है क्योंकि इनका मुहाने वाला जो क्षेत्र है वो लगभग क्या है बर्फ़ से ढका रहता है या जमा रहता है। अब दूसरा हम देखते हैं इसमें प्रशांत महासागरीय अपवाह।
नवर्त वो प्रशांत महासागरीय अपवाह, पैसिफिक ओशियन ड्रेनेज यानी प्रशांत महासागरीय अपवाह। अब प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र के अंदर कौन सी नदियां सम्मिलित की जाएंगी? ये प्रशांत महासागर है, यानी पूर्वी हिस्सा जो एशिया का ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है, प्रशांत महासागर फैला हुआ है। और प्रशांत महासागर में विशेषतः उत्तरी पूर्वी और जो दक्षिणी पूर्वी या मध्य पूर्वी एशिया है, वहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं उनको प्रशांत महासागरीय अपवाह में सम्मिलित किया जाता है। यानी एशिया के पूर्वी भाग से मुख्यतः जो भी नदियाँ निकलती हैं वो कौन से में आते हैं? प्रशांत महासागरीय अपवाह के अंतर्गत आती हैं, जो कि ये ओखोटसक सागर है या पूर्वी चीन सागर है या प्रशांत महासागर है, इसके ये जो क्षेत्र हैं इनमें जो भी नदियाँ गिरती हैं, दक्षिणी चीन सागर वाला क्षेत्र जो आ जाएगा, यानी प्रशांत महासागर से संबंधित सागरों में जितनी भी नदियाँ या प्रशांत महासागर में जो भी नदियाँ गिरती हैं वो कौन से में आ जाएंगी? प्रशांत महासागरीय अपवाह में आ जाएंगी। तो ये जो नदियाँ हैं ये पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया की होंगी, जहाँ पर क्या है, मध्य जो उच्च पर्वत श्रेणियाँ है या मध्य उच्च पठारी भूमि है, वहाँ से निकल करके ये प्रशांत महासागरीय क्षेत्र की ओर यानी पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई अंत में प्रशांत महासागर में गिर जाती हैं। अगर उत्तर से दक्षिण इन नदियों का हम क्रम देखें तो सबसे पहली जो नदी आती है वह है आमूर नदी। आमूर नदी आमूर जो नदी है वह क्या है, सबसे उत्तरी नदी जो है प्रशांत महासागरीय अपवाह की उनमें सम्मिलित है, अमूर या आमूर। अब इस नदी का जो उद्गम है वह होता है, जो ये रूस का सुदूर पूर्व वाला जो हिस्सा है वहाँ से निकल करके ये आगे बढ़ती है, यानी सुदूर पूर्व रूस वाला जो क्षेत्र है, चाइना और रसिया की जो सीमा है उस क्षेत्र से ये निकलती है। पूर्वी रूस। और इस जो नदी का उद्गम है वो सिल्का नदी से माना जाता है। इसका उद्गम है वो सिल्का नदी से माना जाता है। इसके अलावा इसमें अर्गुन का अपवाह भी सम्मिलित होता है, ये भी एक नदी है, अर्गुन है। इसके अलावा ओनोन भी एक नदी आती है, जिनसे मिलकर के ये जो आमूर है उसका अपवाह तंत्र विकसित हुआ है, ओनोन। तो ये जो है ये इसके उद्गम में सम्मिलित हैं। अब इसका मुहाना जो है, इसका मुहाना मुख्यतः जो ओखोटसक और जापान सागर है उसके मध्य एक जलडमरू मध्य है जिसको कहा जाता है तात्री। तात्री जलडमरू मध्य, तात्री जलडमरू मध्य ये कहाँ पर है? ओखोटसक सागर व जापान सागर। ओखोटसक सागर और जापान सागर के मध्य में स्थित है टाटरी या तात्री जलडमरू मध्य जिसको कहा जाता है, और वहीं से इस नदी का उद्गम मुहाना बनता है। तो ओखोटसक सागर जो कि सखालिन द्वीप जो हमने पढ़ा था ये वाला क्षेत्र है, इसको कहा जाता है ओखोटसक सागर। ये वाला जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है जापान सागर। ये ओखोटसक सागर और ये जापान सागर, जापान के जो पश्चिमी हिस्से में फैला हुआ है जापान सागर। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर आकर के, यानी यहाँ से इधर निकलते हुए जो आमूर नदी है वो इस क्षेत्र में आकर के गिरती है। इन दोनों जलीय क्षेत्रों को यहाँ पर एक जलीय संकरी पट्टी है जो जोड़ रही है, जिसको क्या है तात्री जलडमरू मध्य के नाम से जाना जाता है। तो ये तात्री जो जलडमरू मध्य है इसमें आकर के आमूर नदी का मुहाना है। हालांकि आपको इसको ओखोटसक सागर भी इसका मुहाना है वो दिया हुआ मिल सकता है। तो यहाँ पर ये मुख्यतः किस में गिर जाती है? ये जो पूरा यानी ओखोटसक सागर
और जापान सागर, ये तातरी जलडमरू मध्य हिस्सा किसका है? ये प्रशांत महासागर का, प्रशांत महासागर। तो ये मुख्यतः गिरती किस में है? प्रशांत महासागर में आकर के गिर जाती है। तो आमूर नदी जो है वह जो सिल्का या अर्गुन ओनन नदी जो हैं उनके अपवाह से इसका अपवाह तंत्र है वो विकसित हुआ है और आगे जा कर के ये प्रशांत महासागर में गिर जाती है। इस नदी की लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 4,416 किलोमीटर है, यानी 4416 किलोमीटर इस नदी की लगभग है लंबाई। और ये इसका जो बेसिन साइज की हम बात करें, यानी बेसिन क्षेत्र तो लगभग 18 लाख जो बेसिन क्षेत्र इसका है वो लगभग 18,55,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो यह भी जो एशिया की प्रमुख जो बड़ी नदियां हैं उनमें इसको सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार ये जो सबसे उत्तरी नदी होगी जो कि प्रशांत महासागर में जाकर के गिरती है, और यह नदी जो चीन और रसिया का जो पूर्वी भाग है उसके मध्य सीमा बनाती है। आमूर नदी रूस एवं चीन के मध्य सीमा। तो ये भी एक इसकी विशेषता है कि है रूस एवं चीन के मध्य का जो भाग है उसके रूस एवं चीन की जो मध्य सीमा है या उनके मध्य में इस आमूर नदी है वो एक सीमा बनाती है। तो इस प्रकार आमूर नदी शिल्पकार नदी जो है उससे निकल करके आगे प्रशांत महासागर में गिरती है और 4,416 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। 18,55,000 वर्ग किलोमीटर में इसका जो बेसिन क्षेत्र है वो फैला हुआ है। इसके अलावा जो प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियां हैं उनमें हम हांग हो, यांगटी सिक्यांग, सिक्यांग और मेकांग, मेनाम आदि नदियां हैं, उनके बारे में अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।